और आपको सीधे लिए चलते हैं मुंबई के होटल ग्रैंड हयात, जहां पर इस वक्त शरद पवार, उद्धव ठाकरे, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद हैं। शरद पवार अपनी बात रख रहे हैं और तमाम एमएलए मौजूद हैं। तो इस वक्त आप देख रहे हैं शरद पवार खिताब कर रहे थे, वहां पर मौजूद शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस के विधायकों को, एमएलएज को। और इससे पहले उद्धव ठाकरे ने कहा था कि हमारी तादाद इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम एक फ़ोटो में भी नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम बताएंगे कि शिवसेना चीज़ अब क्या है। शरद पवार ने भी एमएलएज को खिताब किया है और कहा है कि बीजेपी गलत तरीके से सरकार बना चुकी है और कहा कि हम 5 साल के लिए नहीं बल्कि 50 साल के लिए साथ होने के लिए आए हैं। संजय राउत इस वक्त तमाम लीडरान से बात कर रहे हैं और अबू आसिम आजमी समाजवादी पार्टी के लीडर भी मौजूद हैं, महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के सदर हैं, वो भी मौजूद हैं। उनके भी 2 विधायक जीते हैं और वो भी इस गठबंधन, इस गठजोड़ के साथ हैं अगर इस तरह का कोई इत्तेहाद बनता है तो। फिलहाल अभी विधायकों की परेड कराई जा रही है। ये मीडिया के सामने ये परेड एक तरह से कराई जा रही है होटल ग्रैंड हयात मुंबई में। की संविधानाची खेळ खटोला होत असताना संविधानाच्या आदल्या दिवशी आपण संविधानाच्या रक्षणासाठी 162 पेक्षा अधिक सार्वभौम सभागृहाचे सदस्यांनी इथे जमलेलो आहोत संविधानाची रक्षा करण्यासाठी आणि संविधानाच्या नावाने शपथ घेण्यासाठी। मी शपथपत्र वाचीन, आपण एक शब्द फक्त माझ्या नंतर उभा राहून म्हणावा हात जोडून। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम विधायक मौजूद हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के, और शरद पवार, सुप्रिया सुले, मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ में उद्धव ठाकरे, अबू आसिम आजमी और तमाम लोग मौजूद हैं। और इनका दावा है कि इनके पास विधायकों की पूरी तादाद मौजूद है। और कांग्रेस लीडर चरण सिंह सापरा और मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस वक्त मौजूद हैं। शिवसेना का ये कहना था कि हम ये दिखाते हैं कि ताकत क्या होती है और इसीलिए ये परेड कराई जा रही है। साफ कहा जा रहा है कि ये छोटा मोटा इत्तेहाद नहीं है, ये 5 साल का इत्तेहाद नहीं बल्कि 50 साल का इत्तेहाद है। ये बात उद्धव ठाकरे ने भी कही है। और अशोक चव्हाण भी मौजूद हैं, महाराष्ट्र कांग्रेस के लीडर, साबिक सीएम महाराष्ट्र के। इसके अलावा उनका दावा है कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का कि उनके पास 162 नहीं बल्कि उनसे भी ज़्यादा विधायक मौजूद हैं। और यहाँ पर थोड़ी देर पहले अशोक चव्हाण ने भी महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ गठबंधन की मंजूरी के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी का शुक्रिया अदा किया था। और उसके बाद तीनों दलों के जो विधायक हैं उन्होंने अपने दस्तखत लेकर राज्यपाल यानी गवर्नर साहब के पास जाने की बात कही है और कहा है कि हम इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। हालांकि ये मीडिया के सामने परेड आप देख रहे हैं किस तरह से
हलफ ले रहे हैं। ये एक तरह की हलफ बर्दारी चल रही है कि हम नहीं इधर उधर होंगे, या हम नहीं पाला बदलेंगे, या हम पूरा साथ देंगे। कसम खिलाई जा रही है, हलफ दिलाया जा रहा है। तो इस वक्त आप तस्वीरें जो देख रहे हैं, होटल ग्रैंड हयात मुंबई में शपथ दिलाई जा रही है, हलफ दिलाई जा रही है, कसम खिलाई जा रही है कि कोई भी विधायक इनमें से इधर उधर नहीं होगा। ये सब लोग इस इत्तेहाद के साथ हैं जो मुमकिन इत्तेहाद बनने जा रहा है। जैसा कि बीजेपी ने दावा किया है कि उसके पास अक्सरियत है, वो साबित कर देगी। इस बीच इन तमाम सियासी जमातों ने एक परेड कराई अपने विधायकों की मीडिया के सामने। हालांकि ये परेड है कि दुनिया को और मुल्क को दिखाएं कि हम साथ हैं। अब देखना ये होगा कि इनमें से कितने लोग साथ रह पाते हैं। हालांकि कसम सभी ने खाई है, बाकायदा कसम खिलाई गई है। अब इस कसम का एहतराम और इज्जत कितने लोग रखते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। और बीजेपी का जो दावा है कि उसके पास अक्सरियत के लिए पूरा आंकड़ा मौजूद है, तो वो कहां से लेकर आएगी, क्या कुछ उनकी हिकमत अमली है, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कल इस पूरे मामले में जो विधायकों की परेड है उसके हवाले से अपनी बात रखेगा। कल 10:30 बजे का भी इंतजार रहेगा। आदित्य ठाकरे इस वक्त नज़र आ रहे हैं और तमाम लोग जो कि हलफ बर्दारी, इस तकरीब में एक तरह की हलफ बर्दारी ही है, ये सभी ने सामूहिक रूप से इज्तिमाई तौर पर हलफ ली है कि वो साथ रहेंगे, इधर से उधर नहीं होंगे। तो इत्तेहाद का मुजाहरा इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं। 162 अरकान असम्बली की परेड है, जैसा कि दावा किया जा रहा है, जो कि बहुमत से ज़्यादा है, अक्सरियत से कहीं ज़्यादा है। तो अगर ये साथ होते हैं तो फिर गवर्नर साहब को इनका दावा मानना होगा। बहरहाल देखना ये होगा कि वो किस तरह से बुलाते हैं, क्या कुछ आगे होता है, देखना दिलचस्प होगा। महाराष्ट्र का ये ड्रामा काफ़ी आगे बढ़ चुका है और अब ये महाड्रामे में तब्दील हो चुका है। तो तमाम बड़े लीडरान मौजूद रहे, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर, महाराष्ट्र कांग्रेस के सभी लोग मौजूद थे और यकजहती का दावा। नया हिंदुस्तान, नया दौर और अवाम के नए इशारे हैं। 130 करोड़ हिंदुस्तानियों ने यह साबित कर दिया कि उनके लिए मुल्क के मफादात सबसे ऊपर हैं। यह पूरी तरह सच है जो बरसों से चले आ रहे अयोध्या मामले के फैसले के बाद सारी दुनिया ने देखा। इस बात की तारीफ वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रेडियो पर मन की बात प्रोग्राम में भी की। इतवार को मन की बात के 59वें एपिसोड में पीएम मोदी ने कहा कि मुल्क के लोगों ने यह दिखा दिया कि उनके लिए अमन, यकजहती और हम आहंगी सबसे ऊपर है। अयोध्या फैसला कानून के नजरिए से भी मील का पत्थर है, लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिस तरह की मैच्योरिटी के साथ लोगों ने इसे कबूल किया है, उसके लिए वजीर आजम ने तमाम लोगों का शुक्रिया भी कहा। जहां एक बेहद लंबी कानूनी लड़ाई खत्म हुई, वहीं अदालतों के तई लोगों का भरोसा भी बढ़ा है। हालांकि यह भी सच है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कुछ मुस्लिम फरीक इस मामले में रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में देने की बात कह रहे हैं, लेकिन यह भी दिखा है कि मुस्लिम समाज का एक बड़ा हिस्सा इस फैसले के बाद आगे की तरफ देख रहा है और अमन, सुकून और हिफाजत के साथ साथ अपनी और मुल्क की तरक्की चाहता है। पिछली 3 दहाइयों में हिंदुस्तानी मुस्लिम समाज में एक मिडिल क्लास तबका भी तैयार हुआ है। वो मजहबी तो है, लेकिन पढ़ाई लिखाई के बाद वो अपनी जिंदगी और फैसलों की बागडोर मदरसों के मौलानाओं को नहीं सौंपना चाहता है। मुल्क का मुसलमान एक नई करवट ले रहा है। वो नए हिंदुस्तान के साथ तेजी से चलना चाहता है और अपने साथ बरसों हुए छल में छेद करने की भी ठान चुका है, जिसका इशारा वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल अपने मन की बात में दिया था। इस पर हम तफसील से बात करेंगे। आज बहुत अच्छा मौका बातचीत का वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल अपने मन की बात के जरिए दिया, तो हमने सोचा क्यों ना इस पर अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के साथ कुछ गुफ्तगू की जाए। मेरे 5 सवाल होंगे जिनके इर्द गिर्द हमारी चर्चा
चलेगी। तो हमारा आज का पहला सवाल है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का मन की बात में पैगाम नए दौर की तरफ इशारा करता है। दूसरा सवाल, क्या वजीर आजम के इस बयान ने एक बार फिर अक़लियतों के साथ हो रहे छल में छेद किया है? तीसरा, रिव्यू पिटीशन में जाने वाले लोग क्या इस मुद्दे को खत्म नहीं होने देना चाहते? इस पर भी बात करने की जरूरत है। चौथा सवाल, जब फैसला सभी फिरकों को काबिल कबूल है तो फिर रिव्यू पिटीशन को जाने वालों को इतनी अहमियत क्यों? उनको नजरअंदाज करने की जरूरत है क्या? इस पर भी बात करने की जरूरत है। पांचवा सवाल, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन क्यों कर रहा है रिव्यू पिटीशन की मुखालफत? नेशनल माइनॉरिटी कमीशन, कौमी अक़लियती जो कमीशन है, वो एक संवैधानिक बॉडी है, आईनी बॉडी है, और उसने इसकी मुखालफत की है। कहा है कि इसके दूरगामी नतायज अच्छे नहीं होंगे अगर रिव्यू पिटीशन डाली जाती है समाज के लिहाज से। हालांकि रिव्यू पिटीशन डालने वालों का अपना आईनी हक है, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आखिरी तक। चलिए इस पर बात करते हैं। मेरे साथ इस वक्त बहुत अच्छे मेहमान स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। एच.एस. रावत इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। धर्मगुरु हैं, वो अक्सर मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं और अयोध्या फैसले से पहले लगातार हम लोगों ने गुफ्तगू की थी और आप तमाम लोगों के बीच एक अच्छा मैसेज गया था और बहुत शुक्रिया रावत साहब। मुफ्ती शमून कासमी साहब स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, एक बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं और आप अक्सर इनको टेलीविजन चैनल में देखते हैं। साथ में हमारे इस वक्त संजय के चड्डा साहब स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, सीनियर वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के आइन के जानकार हैं, और हमारे साथ मोहम्मद अफजाल साहब भी हैं जो कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कौमी कन्वीनर हैं और ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच वही तंजीम है जो कि आरएसएस की सरपरस्ती में चलती है। तो बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। अफजाल साहब, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बड़ा पैगाम दिया, तारीफ की 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की जिन्होंने सब्र, तहम्मुल, एक यकजहती से काम लिया और आगे की तरफ जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे या लोगों को तरह तरह के खदशे हुआ करते थे, उसको हिंदुस्तानियों ने, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों ने एकदम गलत साबित कर दिया। इसमें कोई शक नहीं जी कि जो फैसला आया और उस फैसले से पहले जिस तरह के खदशात जो वो सोचे जा रहे थे कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह ये इस मुल्क की जो हमारी जो कौम है उसने अपने आप को बता दिया कि वो इतनी मुस्तहकम है, इतनी एकजहती के साथ है कि इनको कोई इस तरीके से कोई बहका नहीं सकता, चाहे वो किसी भी तरह का, किसी भी मजहबी अरकान का क्यों ना हो, किसी तरह का। और इस तरह से उन्होंने ये साबित भी किया कि अब वक्त आ गया है कि अब जो है ये मसले का खात्मा बिल खैर हो जाना चाहिए। अब इस मसले के ऊपर आगे हमें कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए, बल्कि मेरा तो ये मानना है कि मुस्लिम समाज के लोगों को ये जो मंदिर बनने जा रहा है उसके अंदर बनने के अंदर कहीं ना कहीं उनको साथ खड़े होकर हमारे बड़े भाई हिंदू समाज के लोगों के साथ मिलकर एक बड़ी तारीख रकम करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं आ रहा हूं सर, मैं चाह रहा हूं सब लोगों को थोड़ा थोड़ा बोलने का मौका मिल जाए क्योंकि अभी हम महाराष्ट्र का मामला दिखा रहे थे। तो शमून कासमी साहब, मैं आपसे भी ये जानना चाहूंगा, जब कौमी अक़लियती कमीशन जो है संवैधानिक बॉडी, वो भी कह रही है कि ये रिव्यू पिटीशन नहीं दाखिल की जानी चाहिए, इससे समाज में गलत असर पड़ेगा, तो उनका इशारा किस तरफ है? वो क्यों ऐसा कह रहे हैं? हालांकि वो उनका संवैधानिक हक है, वो करेंगे, लेकिन या ना करें वो उनका अपना फैसला है, लेकिन समाज पर क्या इसका कोई असर पड़ेगा? इमरान साहब, प्राइम मिनिस्टर का कल स्टेटमेंट जो उन्होंने मन की बात के द्वारा व्यक्त किया है वो निहायत ही ऐसा है कि जो हमारी यकजहती, गंगा जमनी तहजीब और अनेकता में एकता को दर्शाता है और राष्ट्रीय एकता व अखंडता, जैसा कि उन्होंने विश्वास जाहिर किया कि 130 करोड़ लोगों ने उसे सर्वोपरि माना और हिंदू और मुसलमान नहीं, देश के सारे लोगों ने एक जबान कहा कि जो फैसला आएगा हम उसे मानेंगे, और जनता ने, पब्लिक ने उसे साबित किया कि हमारे नजदीक मस्जिद और मंदिर वो अहम नहीं है, हमारे नजदीक राष्ट्रीय एकता व अखंडता ज्यादा अहम है। तो वो चीज आगे बढ़ी है और जिन लोगों ने आज ये काम करने की कोशिश की है, मैं समझता हूं उन्हें जनता का मूड समझना चाहिए और राष्ट्रीय एकता व अखंडता को ही सर्वोपरि रखना चाहिए था, ना कि ये इन सारी चीजों पर, हालांकि उनका आईनी हक है। हाँ, जैसे तो आपने कहा, लेकिन आप तो लोगों के बीच भी रहते हैं, आप एक मजहबी रहनुमा भी है, इसलिए मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि मुसलमानों में भी एक बहुत बड़ा तबका हो गया है जो पढ़ा लिखा है, जो दुनिया को देख रहा है, समझ
समझ रहा है, एक नई पीढ़ी तैयार हो गई है और जिसने 30 साल से इस पूरे मामले के साइड इफेक्ट्स भी देखे हैं किसी न किसी रूप में, तो एक उससे वो निजात पाने की बात खुश है और खामोश है। वो हो सकता है फैसले से इत्तेफाक रखे या न रखे, वो तो अदालत उज़्मा का फैसला है, फैसला आ गया, कबूल तो सबको करना पड़ेगा, इत्तेफाक रखना ना रखना वो आपका अपना हक है। लेकिन सवाल यह है कि वो जो तबका है वो खामोश है, तो वो क्या सोच रहा है, नौजवान क्या सोच रहे हैं? आप तो लोगों से मिलते हैं। नहीं, देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि यूथ की आप देखिए, अलग अलग सोशल मीडिया पे देखिए, लोगों के अपने उनके व्यूज देखिए, हर आदमी ये बात कह रहा है कि भाई ये बहुत अच्छा फैसला आया है और ये जो एक नया हिंदुस्तान बनेगा, जैसे हमारी अनेकता में एकता, जो हमारी संस्कृति है, हमारी तहजीब है, वो उससे मजबूत होगी और हम राष्ट्र के उस जानिब हम चलेंगे कि जहां कोई देश में दुखी ना हो, कोई भूखा ना रहे, कोई अनएजुकेटेड ना रहे। दूसरे मसलों पर आप ध्यान देने की, दूसरे मसलों पर ध्यान देने की हमें रावत साहब जरूरत है। रावत साहब, वजीर आजम मोदी कहते हैं कि नए दौर का हिंदुस्तान है, ये नया हिंदुस्तान है, इसकी बड़ी मजबूत बुनियाद रख दी गई है। कैसे आप देखते हैं? आप भी एक मजहबी रहनुमा हैं, लोगों के बीच रहते हैं, लगातार लोगों से बात करते हैं, अगर हम देखें तो अक्सरियत कैसे देख रही है? इमरान जी, देखिए, मोदी साहब एक ऐसे पॉलिटिशियन हैं कि जिनको बहुत अनुभव है और ये जमीन से उठे हुए हैं, और जो नेता जमीन से उठ करके ऊपर आता है, 13-14 साल का अनुभव इनको मुख्यमंत्री का रहा है, उससे पहले संगठन में काम किया है, कार्यकर्ताओं को समझते हैं, सिस्टम को समझते हैं, जनता की परेशानी को समझते हैं। तो इन्होंने जो सूझबूझ के साथ देश के हित में जो फैसले लिए हैं वो बाकी काबिल तारीफ है। और जो इन्होंने अभी मन की बात कही, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनके रहते हुए देश के अंदर हिंदू मुसलमान में एकता का वातावरण बना है और उसका कारण एक ही है कि जो फैसले लिए जा रहे हैं वो एक तरफा नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं दोनों तरफ, ऐसे तो हिंदुओं में भी कुछ उपद्रवी होते हैं, माचिस की तिल्ली लगाने वाले, ऐसे तो मुसलमानों में भी 2-4 नेता हैं। अदरवाइज इस फैसले के आने के बाद मेरा अपना अनुभव यह कहता है कि देश की उन्नति और प्रोग्रेस, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमानों का लड़का है, चाहे दोनों के इंजीनियर हैं, वो पढ़े लिखे बच्चों के अंदर अब एक ही चीज है कि हमें प्रोग्रेस करनी है और जो दूसरे देश हैं, जो डेवलप कंट्री हैं, उनके कंपटीशन में हमें आना है। अब ये हर बात उनके दिमाग में आने लगी है। अभी हिंदू मुसलमान का जो तकलीफ थी, जो कांटा चुभा हुआ था राम मंदिर का मामला, ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया है और मैं तो हमेशा यही कहता रहता हूं कि भाई आप इसको अब अपील को ना करें तो भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर अपील करते हैं तो कहीं ना कहीं आप थोड़ी और हमें ठेस लगाएंगे कि भाई आपने, लेकिन ये भी समझना चाहिए, ये भी समझना चाहिए कि ये कुछ लोगों का निर्णय है। मैं उस वर्ग की बात कर रहा हूं, मुसलमानों के, जो कि खामोश है, वो इत्तेफाक नहीं भी रखता होगा फैसले से, लेकिन उसको कबूल करता है, वो खामोश है, वो आगे की तरफ देख रहा है। ये बड़ी बात है। अब कुछ लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो हम क्यों मान लें कि पूरे समाज की उनको सहमति? असल सवाल ये ना, क्यों ना उनको नजरअंदाज किया जाए, उनको अपना काम करने। इमरान जी, एक समय ऐसा होता था कि बहुत समय पहले की बात मैं बताऊं कि अगर जुम्मे की नमाज के दिन अगर मौलाना साहब ने कुछ बोल दिया वो बात फैलती थी। हाँ, अब वो दौर नहीं रहा, लेकिन अब वो दौर नहीं रहा। मैंने अभी शुरू में ये कहा ना रावत साहब की, अब मुसलमानों का इतना बड़ा एक ऐसा तबका तैयार हो गया पढ़ा लिखा, जो कि उन पर निर्भर नहीं है आग मूंद करके। अभी जैसे आजाद साहब हमारे साथ बैठे हैं, अभी जो आरएसएस की विंग है जो मुसलमानों के लिए काम कर रही है, और मोदी साहब ने खुद ही कहा था कि मैं 5 करोड़ मुसलमान बच्चों को स्पेशल उनकी कैटेगरीज के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए वजीफा देने की बातें की है। तो मुझे लगता है कि मोदी साहब एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपके ही चैनल के ऊपर पिछले 5 सालों में मैंने लगातार मोदी साहब के ऊपर दबाव बना के रखा था। मुझे इस बात से मतलब नहीं था कि मैं बीजेपी का कोई सपोर्टर नहीं हूं या मैं कोई कांग्रेस का विरोधी नहीं हूं। मैंने ये कहा था राम मंदिर चाहिए, हमें चाहिए 370 चाहिए। ये तो अदालत का फैसला है ना, मोदी जी का थोड़ी ना। नहीं, अब इसके अंदर कहीं ना कहीं उनके घोषणा पत्र में था, वो भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है, लेकिन उसको मैनेज करना, देखिए मैनेज एक बहुत बड़ी बात होती है ना। अभी काजमी साहब को मैनेज करना है या और दूसरे जो बड़े जिस तरह से लोगों को एक साथ लेकर चले, एक साथ लेकर चलना, ये काबिलियत की बात होती है। फैसले के पहले और बाद, ये बड़ी बात है। तो इसलिए वो जो मैनेजिंग पावर है इनकी वो बहुत अच्छी रही है। फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का ही है, इसमें कोई सरकार का रोल नहीं है। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, अगर सेना लड़ती है तो जीत जाती है तो किसके कमांडर को ही उसका श्रेय मिलता है, तो वो तो देश के प्रधानमंत्री को श्रेय आता है। मैं आ रहा हूं, बहुत अच्छी बहस, बहुत अच्छी बात।
बातचीत। मैं आपके पास आऊंगा संजय जी। संजय जी, कुछ लोग जाना चाहते हैं, कुछ तंजीमें हैं, वो अपने आईनी हक का इस्तेमाल करेंगे। मैंने पहले भी आपसे इस बारे में चर्चा की थी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, समझना चाहता हूं कि जब कौमी अक़लियती कमीशन फिर ये क्यों कहता है कि इससे सामाजिक स्तर पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप तो कानून के, संविधान के जानकार हैं, आप कानून की बात करेंगे, लेकिन जब इसके सामाजिक पहलुओं पर बात होती है तो इसको कैसे देखा जाए? देखिए, उन्होंने क्यों कहा सामाजिक स्तर पे इसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी फंडामेंटल बात है कि हमारा जो मुल्क है, हमारा जो देश है, वो एक सेकुलर देश है। वो देश ऐसा है जहां पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलजुल के रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आधारभूत बात है, बहुत ही फंडामेंटल बात है। ये बात उन्होंने समझी कि अगर ये जो नासूर है, ये जो एक जिसे कहना चाहिए एक बड़ी खाई बन गई थी, खाई जो बनी हुई है, 30-40 साल, उसको अगर अब पाट दिया गया है, ये जो खत्म हो गई है वो खाई, उसको अगर दोबारा खोदेंगे तो ये फिर से जीवित हो जाएगा। और उससे जो दोनों पक्ष हैं, जो कि दोनों यहाँ की बड़ी कौमें हैं, मेरा मानना ये है, हिंदू मुस्लिम, उनमें जो दूरी आ रही थी वो दूरी और दूरी बढ़ती जाएगी। और इससे पटी है और इससे वो लोग साथ जुड़ने का काम एक बार फिर से शुरू हुआ है, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा दिख रहा है लोगों ने। लेकिन संजय जी, अब मैं आपसे कानूनी रूप से सवाल भी करना चाहूंगा। मान लीजिए जो लोग रिव्यू पिटीशन डाल रहे हैं, उसकी हैसियत क्या होती है रिव्यू पिटीशन की, और उस पर किस तरह से रिएक्ट आमतौर पर, मैं पिछले मामलों की बात कर रहा हूं आपसे, ऑनरेबल कोर्ट का क्या रिएक्शन होता है इस तरह? देखिए, जब भी और उसमें कितना वक्त लगता है अगर कोई डाल दे तो, क्योंकि कहीं फिर मामला और लटक तो नहीं जाता है। मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा, मैं पिछले मामलों की बात कर रहा हूं। मैं समझ गया, मैं आपका सवाल समझ गया। देखिए, जहां तक रिव्यू पिटीशन की सफलता, चाहे वो किसी भी न्यायालय में हो, सफलता का सवाल है, ये 3 काउंट में की जाती है। रिव्यू पिटीशन कब कब की जाती है? या तो कोई नया फैक्ट या एविडेंस सामने आया है, या फिर कोई एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड है कि कोई चीज, अरे साहब लिखा हुआ ये है और आपने अपने जगह पे अपना जो जजमेंट है उसमें कुछ और लिख दिया है। एरर दलील तो ये दी जा रही है ना कि आपने ये माना कि जो विवादित ढांचा था वो गिराया गया था, आपने माना कि वो किसी और धार्मिक स्थल को तोड़ करके नहीं बनाया गया था, तो फिर आपने ये फैसला दे दिया। तो हम इन 2-3 मुद्दों को लेकर के आपके पास आ रहे हैं। देखिए, ये जो हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं और हर चीज का उन्होंने विश्लेषण किया है, हर पॉइंट का उन्होंने जवाब दिया है। अगर वो गिरा है उसके बाद सारी चीज एक्सप्लेन की है, और अपेरेंटली वो जो एरर जो ढूंढना है, जिस पे चैलेंज हो सकता है, चैलेंज का मतलब जिसका रिव्यू करा जा सकता है, वो अपेरेंट एरर मिसिंग दिखता है, अभी नहीं कोई प्रतीत होता सामने मुझे, मैं अपने विवेक से बात कर रहा हूं। लेकिन जहां तक ये जो पक्षकार हैं जो चैलेंज कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पे उनको दिखाना पड़ेगा, तभी वो एप्लीकेशन वहां जाएगी, तभी वो पिटीशन वहां जाएगी। और इस तरीके की पिटीशन को कोई सुनवाई, कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं होती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी सुनवाई कभी भी ओपन कोर्ट में सुनवाई नहीं होती रिव्यू की। अगर वो चीज पहले इन चेंबर जज साहिबान जो है वो उसको देखेंगे, अगर वो पाएंगे कि सही में कोई एरर हो गया है, तब उसके बाद ही उसको कोई सुनवाई की जाएगी। और इसलिए 99% केसेस में कोई सुनवाई नहीं होती, और उसके बाद सुनवाई का मतलब है उसकी आर्गुमेंट और ये सब नहीं होता है। कोर्ट उसको स्वतः देखती है कि एरर अपेरेंट है, अगर है तो वो उसको करेक्ट करके आपके समक्ष रख देंगे। आपसे ये कहा जाएगा कि ग्राउंड्स दीजिए, आप बताएंगे कि ये देखिए ये एरर है, ये है, ये है, ये है, और उसके बाद अगर वो कोर्ट फाइंड करती है तो उस पर ऑर्डर कर दिया जाता है। कोई अब केस कोई अब चलने वाला नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि फिर से केस चालू हो जाएगा, पहली चीज। दूसरा, आपने सवाल किया था कि कितना समय लग जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि पिटीशन दायर होने के, हालांकि अभी सिर्फ फैसला किया है, किया नहीं है, ये भी हम बता दें, अभी सिर्फ चर्चा की है, और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और 1-2 फरीक और हैं, उन्होंने चर्चा की है, अभी किया नहीं। ये साफ रहना चाहिए। जब फाइल कर देंगे, उसके मेरे को लगता है कि 15 दिन में एक जजमेंट इसमें जो है ऑर्डर आ जाएगा, या तो डिसमिस कर दी जाएगी, जिसकी चांसेस मैंने बताया 99% है। एक बात और डॉक्टर साहब मैं कहना चाहूंगा, डॉक्टर इमरान, वो ये है कि कौन जा सकता है ये करने,
क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो इसका मेंबर नहीं है, इसका एक पिटिशनर नहीं है, वो तो पार्टी नहीं है, वो तो पैरोकार नहीं है केस का, क्योंकि उनको निकाल दिया गया है। अब हमारे पास जो है जो 3-4-5 मेन पिटिशन है, उन्होंने मना कर दिया है, उन्होंने मना कर दिया है, लेकिन 2 और पिटिशनर हैं, उनके बिहाफ पे वो जा रहे हैं। तो ये तमाम चीजें भी देखनी होंगी। नंबर 1 एक और चीज है जो कि कौन जा सकता है कि जो अफेक्टेड पार्टी हैं, इफेक्टेड पार्टी इन्वर्टेड कॉमा में मैं कहूंगा, इफेक्टेड पार्टी, किसी जजमेंट से जो इफेक्टेड पार्टी, तो ये बड़ा मुश्किल भी थोड़ा सा लगता है। लेकिन जो एक आध पक्षकार हैं जिनका मैं नाम अभी नहीं मुझे याद आ रहा है, वो लोगों ने उनको कहा है कि उन्होंने इजाजत दी है कि हम जाएंगे। तो जाने का मुझे लगता नहीं कि कोई लाभ होगा, लेकिन चलिए, मुझे और ये ऐसा लगता है कि और एक 15 दिन का और खेल शुरू हो जाएगा या इस तरीके की बात है। तो ये चीज सब सोचनी चाहिए। और इसमें देखिए आर्टिकल 142 का कितना बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है जो जजेस ने। ठीक है, तो मैं आ रहा हूं सर, आपके और भी चीजों को जानूंगा। तो रिव्यू पिटीशन में जाने वाले लोग क्या इस मुद्दे को खत्म नहीं होने देना चाहते, इस पर भी बात करने की जरूरत है।